आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्नोत्तर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है और श्वसन तो प्रत्येक जीव करते हैं, पौधे भी श्वसन करेंगे। इसलिए पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। दूसरा है कि इसरो में एस का क्या अर्थ है। तो इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एस का अर्थ स्पेस है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है। तो कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस होता है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम होता है। इसलिए देखते होंगे कि कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट का प्रचार किया जाता है। अगला है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो रसोई गैस नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जड़ीभूत मिश्रण तो है ही, साथ में अब ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों अल्केन समूह का है। और साथ में इसमें जो आप गंध देखते हैं रसोई गैस से निकलती है, वो गैस ब्यूटेन या प्रोपेन का गंध नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों गैस गंधहीन होता है। इसमें इथाइल या मिथाइल मर्कैप्टन मिला दिया जाता है गंध के लिए, ताकि रिसाव का पता चल सके। अगला है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसका क्या परिणाम होता है। तो हीमोफीलिया में रक्त जब बहता है तो जम नहीं पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। इससे क्या होगा, काफी रक्तस्राव हो जाता है बड़ी से। अगला है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों मिलके 120/80 एक साथ लिखा जाता है। अगला है कि उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन है। तो एल्युमिनियम सबसे कम उष्मारोधी धातु है। वाट को किसमें प्रकट करते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड को वाट में प्रकट करते हैं, क्योंकि वाट क्या है, शक्ति का मतलब है। शक्ति होता है कार्य करने की क्षमता को। तो कार्य बटा समय हो गया, कार्य का मतलब जूल, समय का मतलब सेकेंड, इसलिए शक्ति का मतलब जूल प्रति सेकेंड। इसी को जेम्स वाट के संबंध में इसको वाट कहा जाता है। अगला है कि अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है। तो अल्कोहल में ईस्ट का प्रयोग होता है, और वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन की क्रिया में वह एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। अगला है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ईथर का। ईथर से यदि कपड़े में कोई स्याही लग गई है, यदि आप डिटर्जेंट से साफ करते तो पूरा साफ नहीं हो पाएगा। यदि उसको आप ईथर से साफ करेंगे तो उसका जो दाग है या धब्बा है वह खत्म हो जाता है। अगला है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। और मादा एनोफिलीज मच्छर संवाहक होता है प्लाज्मोडियम का, जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। ये प्लाज्मोडियम 4 तरह के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। जहाँ इंडिया में कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अन्य भी हो सकते हैं। बस अंतर यही होता है कि इन चारों तरह के मलेरिया बुखार में बुखार का जो पीरियड होता है रिपीटेशन का, रिपीट बुखार आ रहा है, उसमें अंतर हो जाता है। अगला है कि डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयुक्त शब्द है CAT स्कैन, उसका क्या अर्थ है। तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, C फॉर कंप्यूटराइज, A फॉर एक्सियल और T फॉर टोमोग्राफी। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि विकल्प जो होगा बहुत मिलता जुलता होगा। C से कंप्यूटराइज दे देगा, A में जो एक्सियल है वह एक्सेल में ही जो है आपको चेंज कर देगा, या टोमोग्राफी है और टेक्निक है, इस तरह से चेंज कर देता है। तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अगला है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, ये जानते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है। तो धारा को। धारा को क्या करता है ट्रांसफार्मर, वह मान लीजिए 440 आपको वोल्ट अगर सप्लाई है, आप
ट्रांसफार्मर में, तो उसको कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में, आपके घर में देता है। 440 अगर अचानक आ जाएगा तो आपके सारे उपकरण जल जाएंगे। तो धारा को क्या करता है, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। अगला है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है। तो पसीना क्यों निकलता है, जब गर्मी ज्यादा रहती है बाहर में, तो आपके बॉडी से पसीना निकलता है आपके बॉडी के शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए, वो हीट बर्न से बचाने के लिए। क्लियर हो गया। अगला है कि ग्रेनाइट, ग्रेफाइल और बेसाल्ट में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान पता होगा, चट्टान 3 तरह के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान उस चट्टान को कहते हैं जो लावा या मैग्मा, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो उसके लावा के जमने से जो चट्टान बनता है उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। उसके बाद सब मान लीजिए नदियों से जो बालू आता है, जो सेडिमेंट्स, वो जमा हो जाएगा, कंकर है, पत्थर है, वो जमा हो जाता है और जमा होने से धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का या चूना पत्थर का भी कुछ हिस्सा रहता है, वो धीरे धीरे जम के हार्ड हो जाता है। और इस प्रकार जो अवसाद के जमने से जो चट्टान बना उसको कहते हैं अवसादी। और आग्नेय हो या अवसादी हो, उस पे धूप के कारण, उष्मा के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण उसके फॉर्म में चेंजिंग आती रहती है और चेंजिंग से उसका रूप बदल जाता है। ऐसे चट्टान को क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। अगला है कि टिटेनस रोग किस बैक्टीरिया से होता है, किस जीवाणु से होता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटेनस होता है। ठीक है, कुछ कॉमन बीमारी है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेरी से टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री से कुष्ठ होता है। ठीक है, तो कुछ ध्यान में आपको रखना होगा। अगला है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का जो अध्ययन है उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि हैं, अग्नाशय है, ठीक है, इस सारे ग्रंथियों के से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि। क्योंकि पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलते हैं, ये अधिकांश हार्मोन बाकी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इनको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है कि रेखीय संवेग संरक्षण किसके द्वारा होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पता चलता है। ठीक है, प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ये पता है। अगला है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिजैविक जो आप इस्तेमाल करते हैं उनका निर्माण माइक्रोबैक्टीरिया से होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है, प्रतिजैविक। ठीक, अगला है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण ऊष्मा गति के प्रथम नियम की अवधारणा को पुष्ट करता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती, केवल इसका रूपांतरण होता है। अगला है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो तापमान पर। आइडियल गैस का जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर से। कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए ये क्वेश्चन कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। कार्बन का प्रयोग किया जाता है वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड के लिए। कार्बन या कोक जो आप सुनते होंगे, कोक जो मिला दिया जाता है शोधन में, कोक क्या है, वो कार्बन का ही अपरूप है। मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। तो उयोस्थि। उपास्थि तो बहुत है, कान में भी पाया जाता है उपास्थि। उयोस्थि, उय अस्थि, उय कहते हैं जंघा को,
निश्चित तौर पे जंघाती अस्थि, वह जो अस्थि उरोस्थि, बस उसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ विसर्ग संधि है, वह जो अस्थि उरोस्थि, ये जांघ में ही पाए जाते हैं। अगला है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केचुआ। यह क्या करता है कि मिट्टी की, जैसे हम खेत में हल से या ट्रैक्टर से जुताई करते हैं और मिट्टी के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान उसको बढ़ा देते हैं ताकि उसमें पर्याप्त वायु और जल का प्रवेश हो सके। केचुआ भी यही काम करता है। यदि आप खेतों में गए होंगे तो देखते होंगे कि वो खेत को उबड़ खाबड़ कर दिए हुआ है, तो केचुआ भी यही काम करता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के संलयन के फलस्वरूप हीलियम का निर्माण होता है और इसी संलयन अभिक्रिया में, जो कि एक नाभिकीय अभिक्रिया है, विपुल परिमाण में, विशाल परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा से सभी ग्रहों पे ऊष्मा जाती है, हमारे यहाँ भी आती है। ठीक है। अब है कि मानव शरीर के किस भाग में पैरिया लग जाता है? तो सिंपल जानते हैं कि दांत में और मसूड़ा में पैरिया लग जाता है। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय रूप है, निश्चित तौर पे अपवाद भी है क्योंकि इसमें चमक होती है। बाकी आप जानते हैं कि धातुओं में ही चमक होती है, लेकिन हीरा कार्बन का अपरूप है और कार्बन को अधातु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए हीरा एक अपवाद है जो जिसमें चमक होती है और यह क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय रूप के कारण, जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण ही इसमें चमक होती है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो इसको इंग्लिश में कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में बोन मैरो वर्ड भी दे देता। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो हमारा है वह ताप स्थिरांक, थर्मोस्टेट का काम करती है, हमारे शरीर को के ताप को नियंत्रित रखने का काम करती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। इसका हम एक और वीडियो जारी करेंगे जिसमें किसके विज्ञान को क्या अध्ययन करते हैं आपको एक साथ ध्यान में आ जाएगा। अगला कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी ऊष्मागतिकी के थ्योरम पर आधारित है, थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरम पर आधारित है, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से ही आधारित है बिग बैंग थ्योरी। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा, ऐसे क्या है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्प में तब्दील हो जाएगा। जब दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा तो पानी लेट से उबलेगा तो उसका खाना जल्दी पक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? तो रोमर एक ऐसे वैज्ञानिक है जिसने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नापा। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ ग्रुप को। ये अक्सर पूछे जाते हैं। सार्वजनिक जो रिसीवर होंगे, सर्वग्राही एबी ग्रुप को, और सार्वभौमिक दाता कहा जाता है ओ ग्रुप को, क्योंकि ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो सबको चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, या तो ए, या किसी का बी होगा, या किसी का ए बी होगा, या किसी का ओ होगा। एक आयरिश फैक्टर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आयरिश फैक्टर इस हिसाब से 8 ब्लड ग्रुप हो गए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब जो ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं उनके ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है, ठीक है, और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ठीक, बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है।
ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। तो एंटीजन से क्या होता है कि अगर समान एंटीजन नहीं आ पाएगा तो ब्लड कोगुलेट करना शुरू कर देगा, कोगुलेट करना शुरू हो जाएगा तो उसके सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो फिर आगे जाके बिना ब्लड का रेस्पिरेशन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी ब्लड ग्रुप सभी को नहीं चढ़ाए जा सकते हैं और ब्लड ग्रुप चढ़ाने में यदि आधान की आवश्यकता है, किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट करने की आवश्यकता है तो वहां पे सावधानी से ब्लड ग्रुप की पहले जांच की जाती है। पहले तो ये जांचा जाता है कि ब्लड ग्रुप में इन्फेक्शन है या नहीं है, ब्लड ग्रुप में इन्फेक्शन है या नहीं है। ऐसे इन्फेक्शन जो अगर आधान किए जा रहे व्यक्ति में अगर ट्रांसफर होने की संभावना हो तो उसका ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। फिर ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है और उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो ये क्लियर हो गया कि वो ब्लड ग्रुप जो है उसमें वह किसी को भी अगर हम चढ़ा देंगे तो उसमें कोई एंटीजन नहीं है तो कोई कोगुलेशन नहीं होगा। और एबी को सार्वभौमिक रिसीवर कहा जाएगा, सर्वग्राही कहा जाएगा, क्योंकि उसमें हम कोई भी चढ़ा दें, ई चढ़ा दे फिर भी कोगुलेट नहीं होगा, बी चढ़ा दे फिर भी कोगुलेट नहीं होगा, ओ चढ़ा दे फिर भी कोगुलेट नहीं होगा और ए भी चढ़ा दे फिर भी कोगुलेट नहीं होगा। अगला है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। देखिए भोजन जो होता है, पोषण होता है, प्राणिसम पोषण है। प्राणिसम पोषण का अर्थ ये है कि पोषण ऐसे पोषण जिसमें ठोस घुलित पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे कि मनुष्य है या पशु हैं, वो सब प्राणिसम पोषण करते हैं। तो ये पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण होता है। तो जो अंतर्ग्रहण है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन, पाचन को डाइजेशन, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण होता है वही एसिमिलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ तो हिंदी में से पढ़ लेंगे स्वांगीकरण, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है वो उसको ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती है, वहां प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। फिर वहां जो ग्लूकोज वगैरह है उसका रेस्पिरेशन होगा, उससे फिर अगर उसमें प्रोटीन है तो उससे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा। तो इस हिसाब से फिर उसका आगे काम होता है, यही प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। अगला है कि मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं, तो उपोष्ण प्रदेश जहां भी होते हैं, सब ट्रॉपिक एरिया है, वहां क्या है, ठंडा भी और गर्म भी है, उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। यही देख लीजिए बिहार में ठंडा भी आता है खूब, गर्मी भी खूब आता है, ठीक है, बारिश भी खूब होती है। जबकि आप चले जाइए साउथ में, साउथ में देखेंगे कि वहाँ जो है साउथ में वहाँ के शायद ही कोई लोग जो है वो जैकेट या स्वेटर पहनते होंगे, वहाँ इस हिसाब से ठंडा ही नहीं पड़ता। तो सब ट्रॉपिक एरिया जो होता है वहाँ मौसम में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अगला है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो भूतल से किसी वस्तु की जो ऊंचाई है उसको अल्टीमीटर से मापा जाता है। अब छोटा सा वस्तु कम ऊंचाई पे तो आप सीधे आप फीते से माप देंगे, ज्यादा ऊंचा है तो उसको अल्टीमीटर से मापा जाता है। ट्रैकोमा रोग किस रोग से, किस अंग से संबंधित है, तो आंख से, आई से संबंधित है ट्रैकोमा। अगला है कि इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है, तो इसमें इंसुलिन भी हार्मोन है, एड्रेनालिन भी हार्मोन है, थायरोक्सिन भी हार्मोन है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। ये तो लाल रक्त कण का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला है कि किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार खींची गई हवा कितनी होती है, तो लगभग आधा लीटर हवा हम लोग एक बार में खींचते हैं। 500 मिलीलीटर हवा हम लोग एक बार में खींच लेते हैं। आपको पता नहीं चलता होगा कि आधा लीटर हम हवा ले लेते हैं एक बार में। एक बार जब सांस लेते हैं आप, ऐसा नहीं कि सांस में सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं आप, या दिमाग से हटा दीजिए, सांस में तमाम हवाएं जाती है, जो हवा में जितनी भी गैसें घुली हुई है सभी हवाएं नाक के द्वारा जाएगी। और वहां पे चूंकि ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की सांद्रता वायु में ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन तो ऊपर है, हल्की गैस ऊपर में आती है, हम जो नीचे सांस लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब फेफड़ा में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ
ऑक्सीजन को खींच लेता है, बाकी हवा को छोड़ देता है। तो पूरा जो हवा जाता है, ऐसा नहीं कि 500 ml हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, 500 ml हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अगला है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। निश्चित तौर पे जब भी कभी ऐसा होता है, जब आप फार्मा के पास जाते हैं तो आपको विटामिन सी का टैबलेट देता है। तो ये विटामिन सी की कमी से, इसको स्कर्वी रोग कहते हैं, इस स्कर्वी रोग में मसूड़ों से रक्त आ जाता है, दांत हिलने लगता है, त्वचा में भी जो है वो झुर्री, वो निशान आना शुरू हो जाता है, झुर्री आना शुरू हो जाती है। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैरामेडिकल में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज कहा था कि किसी ठोस को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आपेक्षिक कमी आती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज का है, इसी को लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत कहते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा। ठीक है, तो सबसे बड़ा है, देखिए द्रव्यमान सबसे ज्यादा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, सबसे बड़ा कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला है कि दूध उबालने की स्फूर पश्चात्ता कितनी बार होती है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो बोरॉन, बोरॉन का कंपाउंड देखेंगे धातु के साथ भी बन जाता है और कभी कभी अधातु की तरह भी काम करता है। तो बोरॉन एक ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। अगला है कि वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित है। 206, क्योंकि बचपन में ज्यादा हड्डियां होती है, धीरे धीरे जो हड्डियां जुड़ जाती हैं उसको एक हड्डी आप काउंट करने लगते हैं, तो अंत में वयस्क अवस्था में, एडल्ट एज में 206 हड्डी हो जाता है। एग मार्क क्या है। प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडा है, दूध है, घी है, उसकी क्वालिटी की गारंटी देता है एग मार्क, इसका मोहर होता है। देखेंगे कि दूध के पैकेट पर या घी के पैकेट पर, अंडा के पैकेट पर या फिर सरसों तेल के पैकेट पर एग मार्क का साइन देखते हैं। अगला है कि खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है। तो मैंग्रोव पेड़ ऐसा है जो खारे नमकीन जल में भी उग सकता है, इसीलिए समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है। कशेरुक जो हमारा वर्टिब्रा है उससे हमारा मेरुदंड संरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है। तो द्विकपर्दी वाल्व, निश्चित तौर पर फुफ्फुस फेफड़ा रोग से वो पीड़ित है। एस्बेस्टस क्या है। तो रेशा युक्त खनिज को एस्बेस्टस कहते हैं। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है। तो बीन्स जो है मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को, यौगिकीकरण को बढ़ाती है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है। तो ग्लूकोज। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे पैदा होते समय अधिक सक्रिय होता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो रानीखेत। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य भी है। निम्न में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो रेनडियर के दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। अगला है कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है ना। तो उसकी आयन जो है वो पूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। एक बकरी है जिससे ऊन निकाला जाता है, पश्मीना बकरी। ठीक है, और अक्सर आप देखेंगे कश्मीर में जो है पश्मीना को बकरी देखते होंगे, टीवी वगैरह पे आता है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है।
तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। मनुष्य के शरीर में इंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। इसी से अमीबीय पेचिस होता है, जिसके लिए आप दवा लेते हैं, टिंडाजोल या फिर मेट्रोनिडाजोल, जो जिसको जो सुटेबल है ओनिडाजोल लेते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने देखा कि मलेरिया परजीवी जो है मनुष्य के बाद उसका लाइफ साइकिल मच्छर में पूरा होता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त तो नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है आसपास नीचे जो है। निम्न में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑयलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली समझते हैं, छाती की हड्डी जो है वो 12 बाएं बाएं 12 दाएं। तो जोड़ा पूछ रहा है 24 नहीं लिखना है, जोड़ा पूछ रहा है तो 12, ठीक 12। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, पहले भी था, बोन मैरो में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। न्यून तापक्रमों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय उत्थापन एवं दूरमिति में क्रायोजेनिक का उपयोग होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन देखिए, पीपीएससी इन मास्टर में पूछा भी गया था क्वेश्चन को घुमा करके। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वो बूंद बनता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान ये 310 रॉन्ग, गलत हो गया है, 4 के बराबर होता है। अल्फा कण एक्चुअली हीलियम का नाभिक होता है, इस पर आवेश 2 होता है, द्रव्यमान 4। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, 4 AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक वेगिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविवेनस ने जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, थियोफ्रेस्ट। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कार्ल वार्न लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या हिंदी में वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज, अंत में स्पीसीज, जीनस, अंत में स्पीसीज, ठीक है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लेवन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। इसके बारे में डिटेल हम आपको कोशिका वाले चैप्टर्स में क्लियर किए। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसको भी उस चैप्टर में क्लियर किए हुए हैं। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करता है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है वो भोजन की विषाक्तता को क्रिएट करता है। तो खासकर बंद पैकेट में आप दही को डाल दीजिए, बंद कर दीजिए और 10-5 दिन बाद दही को खोलिए, उसमें से गंध आती है या उसको कोई खा लेगा तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली या बीन्स ऊपर में था। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? जिसमें कई ऑप्शंस थे, उसमें कुष्ठ के कारण, जीवाणु कुष्ठ जो है जीवाणुओं के कारण होती है, बताएं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ होता है या हिंदी में इसको लेप्रोसी कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोलिस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोलिस कहते हैं। ये सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्नोत्तर थे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं
अगले वीडियो में हम खासकर बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वीडियो को हम लेकर आएंगे।